चर्चा का केंद्र है कक्षा 6 विज्ञान का अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना, जिसे आज हम शॉर्ट नोट्स के रूप में समझेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य केवल एक सूची को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना है जिसके तहत हमारे चारों ओर मौजूद अनंत वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग समूहों में बांटा जाता है। ये वर्गीकरण समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, और इस दुनिया की विविधता को समझने के लिए शुरुआत करते हैं स्रोत सामग्री के पहले दृश्य से। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा सा गोलाकार फ्रेम जिसके अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली कई चीजें एक साथ रखी हुई हैं। इसमें रंग बिरंगे खिलौने हैं, एक कांच का ग्लास है, लोहे का ताला, एक छोटा ग्लोब, एक पुरानी सीडी और एक मोबाइल फोन भी शामिल है। यह चित्र इस बात का सटीक प्रमाण है कि हमारे आसपास का भौतिक परिवेश कितना विविध है। और देखिए, यही विविधता ही विज्ञान के लिए सबसे पहली पहेली होती है। जब हम हमारे चारों ओर की वस्तुएं नामक पहले भाग का अवलोकन करते हैं तो स्रोत में एक विस्तृत सूची मिलती है। हाँ, नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं हैं, जैसे कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल और पत्थर। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की वस्तुओं से हमारा परिवेश भरा पड़ा है। और नोट्स की जो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है वो ये है कि इन सभी वस्तुओं की आकारें, रंग तथा गुण अलग-अलग होते हैं। यही वो बिंदु है जहां से वर्गीकरण की आवश्यकता जन्म लेती है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर हर चीज अलग है तो उनका अध्ययन कैसे किया जाए? नोट्स में वर्गीकरण के आधार को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आधार है आकृति। उदाहरण के लिए गोल वस्तुएं जैसे गेंद, संतरा या घड़ा, इन्हें अन्य आकृतियों से अलग किया जा सकता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण करना हमारी आंखों का सबसे पहला और स्वाभाविक काम है। जब कोई गोल चीज देखता है तो दिमाग तुरंत उसे एक श्रेणी में रख देता है, चाहे वो खाने वाला संतरा हो या खेलने वाली गेंद। लेकिन विज्ञान केवल बाहरी स्वरूप तक सीमित नहीं रहता। इसलिए दूसरा और अधिक गहरा आधार है पदार्थ, यानी वस्तु किस सामग्री से बनी है, जैसे प्लास्टिक, कांच या स्टील। सही कहा। इसे एक बहुत ही बेहतरीन विषय के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ कांच की छोटी छोटी रंगीन गोलियां यानी मार्बल्स रखे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी सी नारंगी रंग की गेंद है। ये दोनों आकृतियों और पदार्थों के बीच के अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। आकार के नजरिए से देखें तो दोनों गोल हैं और एक ही समूह में आ सकते हैं, लेकिन पदार्थ के नजरिए से एक कांच है और दूसरा रबर या प्लास्टिक, जो इन्हें पूरी तरह से अलग कर देता है। यही कारण है कि वस्तुओं और पदार्थों का मिलान विज्ञान का एक बहुत ही रोचक पहलू बन जाता है। स्रोत के दूसरे भाग में इसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाया गया है। पहला सिद्धांत जो सामने आता है वो है एक वस्तु से अनेक पदार्थ। इसका तात्पर्य है कि एक ही उपयोग वाली वस्तु को बनाने के लिए कई अलग-अलग सामग्रियों का चयन किया जा सकता है। जैसे नोट्स में इसका एक बहुत ही परिचित उदाहरण दिया गया है, एक थाली। थाली इस्पात की हो सकती है, कांच की हो सकती है या प्लास्टिक की हो सकती है। और इसे समझने के लिए जो चित्र है वो बहुत स्पष्ट है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है इन तीनों पदार्थों से बनी अलग-अलग कटोरियां और प्लेटें। एक स्टील की कटोरी है, एक सफेद कांच की प्लेट है और कुछ रंगीन प्लास्टिक के बर्तन हैं। काम सबका एक ही है, भोजन परोसना, लेकिन पदार्थ बिल्कुल अलग है। और इसके ठीक विपरीत दूसरा सिद्धांत है, एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं। यह सिद्धांत किसी एक विशेष सामग्री की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी। हाँ, लकड़ी का उदाहरण बहुत सटीक है। लकड़ी अपने आप में केवल एक प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन इसके गुणों को समझकर इसे अनगिनत रूप में ढाला गया है। इस बात की पुष्टि नोट्स में दिए गए उदाहरणों से होती है, जहां लकड़ी से बनने वाली कई वस्तुओं का जिक्र है, जैसे कुर्सी, मेज, हल और बैलगाड़ी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बीच में लकड़ी का एक बड़ा सा गोल लट्ठा रखा है और उससे निकलने वाले तीरों के साथ एक लकड़ी की कुर्सी, एक लकड़ी की मेज, खेती में इस्तेमाल होने वाला एक लकड़ी का हल और एक पूरी की पूरी लकड़ी की बैलगाड़ी बनी हुई है। ये दृश्य स्पष्ट करता है कि कैसे एक ही पदार्थ घर के फर्नीचर से लेकर कृषि उपकरणों तक का निर्माण कर सकता है। इन दोनों सिद्धांतों पर विचार करने के बाद
एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये कैसे तय होता है कि किस वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ चुना जाएगा। स्रोत का तीसरा भाग इसी विषय पर केंद्रित है, पदार्थों के गुण और सही पदार्थ का चयन। इस भाग की शुरुआत एक बेहद रोचक प्रश्न से होती है। स्रोत पूछता है, हम कपड़े का ग्लास क्यों नहीं बनाते? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। विज्ञान में ऐसे ही सरल लगने वाले प्रश्न गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। नोट्स में इसका उत्तर बहुत ही वैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार पर दिया गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो गिलास का मुख्य कार्य है किसी द्रव को अपने अंदर रोक कर रखना। कपड़े की संरचना ऐसी होती है कि वो या तो पानी सोख लेता है या पानी उसके रेशों के बीच से रिसकर बाहर निकल जाता है। इस पूरी अवधारणा को एक चित्र द्वारा बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक छोटी सी लड़की जो कपड़े के एक टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़कर उसमें जग से पानी रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर है पानी कपड़े से रिसकर सीधे नीचे जमीन पर गिर रहा है। इसे कपड़े का गिलास असफल नाम दिया गया है। और वहीं इसके ठीक बगल में एक सही पदार्थ से बना हुआ बेलनाकार गिलास रखा है जिसमें पानी रुका हुआ है और उसे सफल दर्शाया गया है। इस साधारण से प्रयोग से जो निष्कर्ष निकलता है वो पूरी इंजीनियरिंग का मूल मंत्र है। नोट्स में इसे एक महत्वपूर्ण नियम के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। नियम है, किसी वस्तु को बनाने के लिए पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों और वस्तु के उपयोग पर निर्भर करता है। यानी उद्देश्य और सामग्री की क्षमता के बीच एक आदर्श तालमेल होना अनिवार्य है। इस नियम को समझने के बाद ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पदार्थों के वे कौन से गुण हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल। भाग 4 से इन्हीं विशिष्ट गुणों का विस्तृत विश्लेषण शुरू होता है। सबसे पहला गुण है दिखावट, और इसमें एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, द्युति। तो स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि वे पदार्थ जिनमें द्युति यानी चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और सोना। ये चमक धातुओं का एक मौलिक भौतिक गुण है जो उन्हें अन्य पदार्थों से अलग पहचान देता है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी गई है। कुछ धातुएं वायु और नमी के कारण अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देती हैं, जिसे हम आम भाषा में डल या फीका पड़ना कहते हैं। ये एक ऐसा अवलोकन है जो अक्सर भ्रम पैदा कर सकता है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए चमक की वास्तविक पहचान करने का एक सटीक तरीका एक क्रियाकलाप के रूप में बताया गया है। स्रोत में चमक पहचानने के 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला, जब धातु को काटते हैं तो उसके ताज़ा कटे हुए पृष्ठ को देखें। दूसरा, वो ताज़ा कटा हुआ हिस्सा चमकीला दिखाई देता है। और तीसरा, सैंड पेपर यानी रेगमाल से रगड़कर भी चमक देखी जा सकती है। असल में जब धातुएं वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं तो उनकी केवल बाहरी परत प्रभावित होती है। इसीलिए काटने या रगड़ने पर अंदर की असली चमक दिख जाती है। इस क्रियाकलाप का एक बहुत ही स्पष्ट दृश्य प्रमाण भी मौजूद है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तांबे जैसा बेलनाकार पाइप जिसे बीच से आधा काटा गया है। पाइप का बाहरी हिस्सा थोड़ा धुंधला है, लेकिन जहां से उसे काटा गया है वो ताज़ा कटा हुआ पृष्ठ एकदम नई चमक के साथ दमक रहा है। यह साबित करता है कि धातुओं की असली पहचान हमेशा उनके भीतर सुरक्षित रहती है। चमक और दिखावट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण है कठोरता। भाग 5 में पदार्थों को इसी आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ। कोमल पदार्थों की परिभाषा में नोट्स बताते हैं कि जिन्हें आसानी से दबाया यानी संपीड़ित किया जा सके या आसानी से खरोचा जा सके वे कोमल हैं। रुई और स्पंज इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। दूसरी ओर कठोर पदार्थों की परिभाषा है कि जिन्हें दबाना या संपीड़ित करना कठिन होता है। लकड़ी, लोहा, पत्थर और एल्यूमीनियम को कठोर पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। और कठोरता की जांच करने के लिए जो विधि बताई गई है वो है खरोचना। और इसे चित्र में भी बहुत ही सजीव तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हाथ पीले रंग के स्पंज को उंगलियों से जोर से दबा रहा है, जिससे स्पंज आसानी से पिचक गया है, जो कोमलता का प्रदर्शन है। वहीं चित्र के दूसरे हिस्से में एक हाथ में धातु की चाबी पकड़ी हुई है जो किसी दूसरी कठोर सतह को जोर से खरोचने का प्रयास कर रही है। ये खरोचने वाली विधि ही ये तय करती है कि कौन सा पदार्थ अधिक कठोर है। अब तक हमने दिखावट और स्पर्श के आधार पर पदार्थों को परखा।
भाग 6 में चर्चा का रुख एक ऐसे गुण की ओर मुड़ता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है विलेयता। शुरुआत ठोस पदार्थों की विलेयता से होती है। यहाँ फिर से दो स्पष्ट वर्गीकरण हैं, विलेय और अविलेय। विलेय के बारे में स्रोत कहता है कि ये वे पदार्थ हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। नमक और चीनी इसके सर्वमान्य उदाहरण हैं। और इसे दर्शाने के लिए जो चित्र है, हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पारदर्शी कांच का बीकर जिसमें पानी एकदम साफ दिख रहा है, क्योंकि उसमें डाला गया पदार्थ पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। इसके विपरीत अविलेय पदार्थ वे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे रेत, चॉक पाउडर और लकड़ी का बुरादा। गया है एक वैसा ही बीकर, लेकिन इस बार पानी के निचले हिस्से में एक मोटी परत जमा हो गई है। यह रेत या चॉक पाउडर है जो लुप्त नहीं हुआ है और पानी के तल में बैठ गया है। ये ठोस पदार्थों के पानी के साथ अलग अलग व्यवहार को एकदम स्पष्ट कर देता है। और ये व्यवहार केवल ठोस पदार्थों तक सीमित नहीं है। नोट्स का अगला हिस्सा द्रवों की विलेयता पर है। क्या एक द्रव दूसरे द्रव में घुल सकता है? इसके भी दो परिणाम होते हैं, मिश्रित और मिश्रित नहीं होते हैं। मिश्रित होने वाले द्रवों के लिए नोट्स में सिरका और नींबू के रस का उदाहरण दिया गया है जो जल में भली भांति मिल जाते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बीकर जिसमें एक नीले रंग का द्रव भरा है और ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक समान है, यानी दोनों द्रव पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प पहलू वो है जहां द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। वे जल में घुलने के बजाय अपनी एक अलग परत बना लेते हैं। सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इस अलगाव को चित्र में साफ देखा जा सकता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बीकर जिसमें नीचे पानी है और उस पानी के ठीक ऊपर तेल की एक स्पष्ट अलग पीली परत तैर रही है। यह दृश्य इस बात का सटीक उदाहरण है कि कुछ तरल पदार्थ आपस में नहीं मिलते। ठोस और द्रव के बाद नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य उठाया गया है। एक सीधा सवाल पूछा गया है, क्या गैसें भी जल में घुलती हैं? और इसका स्पष्ट उत्तर है कि कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। यह तथ्य केवल एक रासायनिक गुण नहीं है बल्कि जीवन का एक बड़ा आधार है। नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर जल में गैसों के घुलने का ये गुण न होता तो पानी के भीतर का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो जाता। मछलियां और अन्य जलीय जीव इसी घुली हुई ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। इस जीवनदायी प्रक्रिया को एक बहुत ही सुंदर चित्र द्वारा समझाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है नीले रंग के साफ पानी के भीतर एक नीली मछली तैर रही है। मछली के पास से छोटे छोटे पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठ रहे हैं जो स्पष्ट रूप से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को दर्शा रहे हैं। विलेयता के इस व्यापक अध्ययन के बाद भाग 7 में हम एक अन्य भौतिक व्यवहार की ओर बढ़ते हैं जो है तैरना अथवा डूबना। यह गुण सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि कौन सी वस्तु पानी से भारी है और कौन सी हल्की। स्रोत में इस नियम को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारी वस्तुएं डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं तैरती हैं। नोट्स में इसे दो सूचियों के माध्यम से समझाया गया है। तैरने वाली वस्तुओं में सूखी पत्तियां, लकड़ी का टुकड़ा और प्लास्टिक की गेंद शामिल हैं। और वहीं डूबने वाली वस्तुओं की सूची में पत्थर, चाबी और सिक्का दिए गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि पदार्थ प्रकाश के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यही गुण पारदर्शिता कहलाता है, जिसे भाग 7 के दूसरे हिस्से में समझाया गया है। पारदर्शिता को मूल रूप से दो चरम सीमाओं के बीच रखा गया है, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनसे आर पार साफ देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल और वायु। इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक दुकान का दृश्य जहाँ रैक पर बहुत सारे कांच के पारदर्शी डिब्बे रखे हैं। उन डिब्बों के अंदर रखे सामान को बाहर से ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और दूसरी चरम सीमा है अपारदर्शी, जिससे आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। लकड़ी, गत्ता, धातु और दीवार इसके सबसे सामान्य उदाहरण हैं, जो प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए जो चित्र है वो बहुत ही सटीक है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लड़का जो अपने चेहरे के ठीक सामने एक सफेद रंग का अपारदर्शी गत्ता पकड़े हुए है। उस वस्तु के कारण लड़के का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि प्रकाश उस गत्ते को पार नहीं कर पा रहा है। इन दोनों के बीच एक और अवस्था होती है जो प्रकाश को रोकती भी है और थोड़ा
जाने भी देती है। नोट्स के पारदर्शिता भाग 2 में इसे पारभासी नाम दिया गया है। इसकी परिभाषा है कि ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं बल्कि धुंधला। पारभाषीपन को परखने के लिए नोट्स में 2 बहुत ही व्यवहारिक क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला है कागज पर लगा तैलीय धब्बा और दूसरा है टॉर्च के कांच को हथेली से ढकना, जो कि बहुत ही आम प्रयोग है। हाँ, यह चित्र में दिखाया गया है अंधेरे में एक जलती हुई टॉर्च जिसके कांच वाले हिस्से को एक हथेली से पूरी तरह ढक लिया गया है। उस हथेली की त्वचा से लाल रंग की रोशनी धुंधली होकर बाहर निकल रही है, जो हथेली को पारभासी बना रही है। इसके साथ ही एक और चित्र है जिसमें एक लड़का किसी धुंधले शीशे या तेल लगे कागज के आर पार दिख रहा है, जिससे चेहरा स्पष्ट नहीं है। इन सभी गुणों का इतने विस्तार से अध्ययन करने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी मेहनत क्यों की जाए। अध्याय का अंतिम भाग, भाग 8, निष्कर्ष के रूप में इस पूरे अध्ययन का सार प्रस्तुत करता है। स्रोत का सवाल है, हम वस्तुओं को समूहों में क्यों बांटते हैं? स्रोत में इसके 2 बहुत ही ठोस कारण दिए गए हैं। पहला कारण है सुविधा। वस्तुओं को आसानी से ढूंढने और व्यवस्थित रखने के लिए ये वर्गीकरण बेहद जरूरी है। इसका एक बहुत ही परिचित उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक पंसारी की दुकान में बिस्किट, साबुन और दालें अलग-अलग समूहों में रखी जाती हैं। अगर वर्गीकरण ना हो तो किसी भी वस्तु को खोजना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। हमारी सुविधा के लिए चीजों का व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। इस अव्यवस्था और व्यवस्था के अंतर को एक तुलनात्मक चित्र से बहुत गहराई से समझाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से फेंके गए सामानों का एक बड़ा सा ढेर जिसमें सब कुछ उलझा हुआ पड़ा है, और दूसरी तरफ बेहद व्यवस्थित अलमारियां हैं जिनमें कांच के डिब्बों में सामान सलीके से रखा गया है। और अध्याय का मुख्य कारण जो नोट्स में बताया गया है वो है गुणों का अध्ययन। जब वस्तुएं समूहों में बढ़ जाती हैं तो पदार्थों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाता है और गुणों में पैटर्न को समझना सुविधाजनक होता है। बिल्कुल। और अध्याय की समाप्ति करते हुए स्लाइड में दिए गए सभी 6 प्रमुख शब्दों को एक बार दोहराना आवश्यक है, जो पदार्थों के गुणों का आधार हैं। पहला है कठोर, जिसे दबाना मुश्किल हो। दूसरा अविलेय, जो पानी में ना घुले। तीसरा द्युति, यानी पदार्थों की चमक। चौथा शब्द है पारदर्शी, जिसके आर पार साफ दिखे। पांचवा है पारभासी, जिसके आर पार धुंधला दिखे। और छठा शब्द है अपारदर्शी, जिसके आर पार बिल्कुल न दिखे। आज के इस गहन विश्लेषण सत्र में हमने स्रोत सामग्री के हर एक पृष्ठ और पंक्ति को गहराई से समझा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।